दोस्तों, अरब इसराइल झगड़ा हमारे दौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स लाइन है। ये वो फोर्स लाइन है जो किसी भी वक्त आलमी जंग में बदल सकती है। ये झगड़ा पहली जंग अजीम के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और इसकी जमीन को कई हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जमीन इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा ने दी वो तकरीबन 55% थी, तो फिर इसराइल 75% हिस्से पर कैसे काबिज हो गए। बिल आखिर 5 ममालिक की फोर्सेस मिलकर भी इसराइल की नई रियासत को शिकस्त क्यों न दे सकी। हालांकि उस वक्त अमेरिका और बरतानिया यहूदी फोर्सेस के साथ खुलेआम नहीं खड़े थे। अरब इसराइल तनाज़ा एक तवील और पेचीदा मसला है जो कई दहाइयों से जारी है। इस तनाज़े की जड़ें तारीखी, सियासी, मजहबी और इलाकाई मसाइल में पाई जाती हैं। अरब इसराइल तनाज़ा का आगाज 20वीं सदी के अवाइल में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। फलस्तीन की सरजमीन तारीखी तौर पर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुकद्दस रही है। 19वीं सदी में सहूनियत की तहरीक का आगाज हुआ, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक रियासत का क्याम था। यहूदियों की एक बड़ी तादाद फलस्तीन की तरफ हिजरत करने लगी, खास तौर पर 1917 में ऐलान बाल्फोर, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की हमायत का ऐलान कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को अरबों और यहूदियों के दरमियान तकसीम करने का मंसूबा पेश कर दिया। यहूदियों ने इस मंसूबे को कबूल किया, लेकिन अरब ममालिक और फलस्तीन ने इसे मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में आ गया। अगले ही दिन अरब ममालिक मिस्र, इराक, शाम, लबनान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसे अरब इसराइल जंग भी कहा जाता है। इन ममालिक का मकसद इसराइल के क़याम को रोकना और फलस्तीनी इलाकों को वापस लेना था। जंग के इब्तदाई मरहले में अरब अफवाज ने फलस्तीनी इलाकों में मौजूद यहूदी बस्तियों को तबाह करके रख दिया, लेकिन इसराइल ने भरपूर दिफा किया। जंग के इब्तदाई दिनों में अरब अफवाज ने फलस्तीनी इलाकों पर भरपूर हमला किया, लेकिन इसराइली अफवाज ने बेहतर मनसूबाबंदी और फौजी ताकत से इन हमलों को रोका। अगर उनकी कामयाबी की बात की जाए तो इसराइली फौज ने अरब ममालिक के हमलों को पसपा करके रख दिया और फलस्तीनी इलाकों में अहम इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। इसराइल ने न सिर्फ अपनी हदूद को बरकरार रखा, बल्कि मजीद फलस्तीनी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी के तहत जंगबंदी का मुआहदा हुआ। इन मुआहदों के तहत इसराइल की सरहदें तय की गईं और वो तकरीबन 78% फलस्तीनी इलाके पर काबिज हो गए। इसराइल ने अपने बका को यकीनी बनाया और एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखा। अरब इसराइल तनाज़ा के दौरान एक नहायत ही अहम और अलमनाक वाक़या ये भी है जिसने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान तल्लुकात को हमेशा के लिए मुतासिर किया। ये वाक़या फ़लस्तीन के देर यासीन नामी एक छोटे से गांव में पेश आया, जो यरूशलेम के मगरिब में वाक़या था। इस हमले ने न सिर्फ मुकामी सतह पर खौफो हरास पैदा किया, बल्कि मुस्तकबिल में अरब इसराइल जंगों और फ़लस्तीनियों की बेदखली में भी अहम किरदार अदा किया। 9 अप्रैल 1948 दो ग्रुप्स, जिन्हें एस्ट्रिंग गैंग भी कहा जाता है, इसने छोटे से गांव देर यासिन पर हमला कर दिया। इन तंजीमों का मकसद ये था कि वो फलस्तीनी गांव को खाली करा लें ताकि यरूशलेम के करीब यहूदी बस्तियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और इसराइली रियासत के क़याम से पहले फलस्तीनियों को खौफजदा करके यहाँ से भगाया जा सके। 9 अप्रैल की सुबह एरेगोन के जंगजुओं ने देर यासीन का मुहासरा किया और गांव पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कई बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद 100 से 250 के दरमियान थी, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे। गांव के लोगों को कत्ल करने के बाद इनके जिस्मों को मसक किया गया और बास को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। देर यासीन में होने वाले इस कत्लेआम ने पूरे फलस्तीन में खौफो हरास फैला दिया और हजारों फलस्तीनी अपने गांव और शहरों को छोड़कर पनाह गजीन बनने पर मजबूर हो गए। यह वाकया फलस्तीनी बेदखली की एक अहम वजह बना। देर यासीन के वाकये ने पूरी दुनिया में शदीद गम गुस्सा पैदा किया। यहाँ तक कि बाज़ यहूदी रहनुमाओं ने भी इस कत्लेआम की शदीद मजम्मत की, जैसे कि डॉक्टर डेविड बिन गोरियन, जो बाद में इसराइल के पहले वजीर आज़म बने। उन्होंने भी इस हमले को एक संगीन गलती करार दिया। दोस्तों, इस वाक़ये ने अरब ममालिक को और भी मुश्तल किया और अरब इसराइल जंगों में शिद्दत आ गई। देर यासीन के कत्लेआम के बाद फलस्तीनी अरबों ने इसराइलियों पर हमले तेज कर दिए।
دور یاسین پر حملہ فلسطینی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، اسے نکبہ یعنی آفت کہا جاتا ہے۔ یہ آفت فلسطینیوں کی اس اجتماعی تباہی کا ذکر کرتا ہے جس کے دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے اور اسرائیل کے قیام کے بعد مہاجر بن گئے۔ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران مختلف فلسطینی گروپوں نے بھی اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا۔ یہ گروپ زیادہ تر نیم مسلح تھے اور منظم فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن ان کا مقصد فلسطینیوں کے حقوق اور آزادی کی حفاظت کرنا تھا۔ ان گروپوں میں شامل حاجی امین الحسینی کے حامی بھی شامل تھے، جو یروشلم کے مفتی بھی تھے اور فلسطینی مزاحمت کی قیادت کر رہے تھے، مگر تمام تر منصوبے اور حکمت عملی ناکام رہی۔ اس جنگ میں عرب ممالک مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق نے نزدہ اسرائیلی ریاست پر حملہ کیا تاکہ اسے ختم کیا جا سکے اور فلسطین کو آزاد عرب ریاست بنایا جا سکے۔ ہم اسرائیل نے کامیابی سے ان حملوں کا مقابلہ کیا اور جنگ کے اختتام پر اپنی فوجی طاقت کے ذریعے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فوجی تیاری اور تربیت کی بات کی جائے تو اسرائیلی افواج، جنہیں باغانہ کہا جاتا تھا، اس جنگ سے پہلے اچھی طرح سے منظم اور تربیت یافتہ تھی، جبکہ عرب افواج بکھری ہوئی کمزور رابطے کے ساتھ لڑ رہی تھیں۔ اسرائیل کی حمایت کی بات کی جائے تو اسرائیل کو بین الاقوامی حمایت حاصل تھی، خاص طور پر مغربی ممالک سے، جن سے اسے اسلحہ اور دیگر امداد فراہم کی جاتی۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنی سرحدیں اور وسیع کی اور اقوام متحدہ کی تقسیم منصوبے میں دی گئی زمین کے علاوہ بھی بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ عرب اسرائیل کی اس پہلی جنگ نے مشرق وسطیٰ کے خطے کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا اور یہ تنازع آج تک عالمی سیاست کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ عرب اسرائیل کی اس پہلی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام مزید مضبوط ہوا، جبکہ فلسطینی عوام کو اپنی زمین سے محروم ہونا پڑا اور انہیں مہاجرین کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ میں عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان دشمنی کو مزید گہرا کر دیا اور خطے میں امن کے امکانات کو مزید مشکل بنا دیا، اور اس طرح عرب اسرائیل کی اس پہلی جنگ میں اسرائیل نے فتح حاصل کر لی۔ اسرائیل کی یہ فتح عرب دنیا کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی اور اس نے عرب اسرائیل کے تنازع کو مزید گہرا کیا، جو آج بھی جاری ہے۔